BSc कॉन्सेप्ट वाला। आई एम राहुल मिश्रा एंड दिस इज़ द डे 16 ऑफ योर कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़। जिसको कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ के बारे में नहीं पता है, क्विकली बता रहा हूँ। ये हमारी ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम आपको हर दिन कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस देते हैं। उन क्वेश्चंस का आपको पहले अटेम्प्ट करना होता है, उसके बाद आप यूट्यूब पे आके उनके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते हो। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको उन क्वेश्चंस के थ्रू उन टॉपिक के 360 डिग्री रिवीजन करवा देती हैं। हमारा इस सीरीज़ के थ्रू मोटिव है कि हम 300 प्लस टॉपिक्स को कंप्लीट करें। ये 300 प्लस टॉपिक्स कौन से टॉपिक्स हैं? जो आपके PYQ से एक्सट्रैक्टेड हैं और इनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। आज का जो CBS है उसके जो की हाईलाइट्स हैं, इसमें हम अपना फ़िज़िक्स को ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट करने वाले हैं। आप मेरे CBS में आप ये देख रहे हो कि हर दिन हम 4-5 फिज़िक्स के टॉपिक्स को लेके फ़िज़िक्स को धीरे धीरे कंप्लीट करते जा रहे हैं। दूसरा, हम मैपिंग को करते जा रहे हैं साथ साथ। तो आज हम प्रोटेक्टेड साइट्स को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट 2 जो CBS के 2 सेशंस हुए हैं उसमें हमने प्रोटेक्टेड साइट्स को किया था। आज हमारी प्रोटेक्टेड साइट्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट जो वेटलैंड्स हैं इंडिया में उसको भी कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी का आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो आई होप कि आपने पहले टेलीग्राम ग्रुप में जाके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लिया होगा, आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे होगे। अगर आज के क्वेश्चन पेपर में आपको 6+ आ रहे हैं, अगर आपको 10 में से 6 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, दैट मीन्स कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपको बस इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहना है। आज आपके एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, आपका डेट फिक्स हो गया है। तो अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन CBS के वीडियोज़ को बहुत डिलीजेंटली फॉलो करो, तर्कश को अच्छे से लगाओ। जो आपके टेस्ट हो रहे हैं, जो आपके टेस्ट हो चुके हैं PYQ के या जो FLTs हो चुके हैं, उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, ठीक है। एक और चीज़ जो आपकी चल रही है वो है स्प्रिंट। स्प्रिंट में आपका फ़िज़िक्स आ चुका है। मेक श्योर कीजिएगा कि इस वीडियो को आप अच्छे से देख चुके हो। इसके बाद आपका बायो का वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो बायो के वीडियो आने के पहले आप ये मेक श्योर करो कि आपने खुद से बायो को अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है। क्योंकि आपने फ़िज़िक्स का वीडियो देखा होगा तो आपको ये समझ आएगा कि ठीक है, मैंने अगर पूरा पढ़ लिया होता तो अब इस वीडियो का मैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकता था। इसी तरीके से बायो के लिए आप वैसे ही तैयार रहना, ठीक है। अब चलो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए बिना आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि ए पेंडुलम क्लॉक कैलिब्रेटेड टू कीप करेक्ट टाइम एट सी लेवल इज़ टेकन टू ए हिल स्टेशन वेयर द वैल्यू ऑफ G इज़ स्लाइटली लेस। अब ये लिखने से ना इस क्वेश्चन की जो डिफ़िकल्टी है वो थोड़ी सी कम हो गई। अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख देता कि पेंडुलम क्लॉक कैलिब्रेटेड टू कीप करेक्ट टाइम एट सी लेवल इज़ टेकन टू हिल स्टेशन, अब क्या होगा, व्हाट विल बी ऑब्जर्व नाउ, तो भी ये क्वेश्चन उतना ही सही होता और थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता। क्योंकि तब आपको ये सोचना पड़ता कि वहाँ पे जाके G की वैल्यू क्या होने वाली है। अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि G की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो, तो पहले बिफोर गोइंग इनटू द एक्सप्लेनेशन पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा ताकि आप ये देख लो कि आपका आंसर सही था या गलत। तो करेक्ट आंसर विल बी B, ठीक है। अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन पे। अब इस क्वेश्चन से ना हम 2-3 चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले तो हमको ये सीखना है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, 2π√L/G। दैट मीन्स कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। बॉब का मास कितना है उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। बॉब किसको कहते हैं? ये अगर ऐसे लटका हुआ है पेंडुलम तो इसका मास क्या है इस पे डिपेंड नहीं करता है। स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। तो अगर टाइम पीरियड को चेंज करना है तो 2 चीज़ों से वो चेंज हो सकता है। पहला कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को चेंज कर दें, दूसरा कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को चेंज करें। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होती है इसको समझना है। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है। सपोज़ करो मैं अभी भूल गया कि मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा है, एग्ज़ाम में भी मैं भूल गया, तो अब कैसे निकालूंगा? तो इसलिए आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पहले आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का तो फॉर्मूला याद ही रहेगा। ये तो बहुत सिंपल है, G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और चीज़ हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स निकालना चाह रहा हूँ तो ये बॉडी का मास हो गया और ये उसकी एक्सेलरेशन हो गई। इसका मतलब कि फोर्स इज इक्वल्स टू
अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ। दिस मीन्स कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, फोर्स की जगह मैं इसको पुट करूँगा, G(m)m डिवाइडेड बाई r² डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉडी। यहाँ से ये कैंसिल, दिस इम्प्लाइज कि G इज इक्वल्स टू G मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये आपको समझ आ गया। अब हो सकता है कि अब इसको रटने बैठोगे ना तो हो सकता है एग्ज़ाम में आप गलत कराओ, लेकिन अगर आप इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली आपको पता है कि G की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो बहुत आसान है। अब G की वैल्यू किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रही है और रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो G को अगर इंक्रीज होना है, सॉरी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से हमको G की वैल्यू का पता चल गया। अब इसको लेके आते हैं। G अगर इंक्रीज़ करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, G अगर इंक्रीज़ करेगा तो टाइम पीरियड क्या को डिक्रीज़ करेगा, और अगर G डिक्रीज़ करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। करेक्ट। चलो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि पेंडुलम इज़ टेकन टू अ हिल स्टेशन। हिल स्टेशन पे लेके गया है पेंडुलम को। ये था अर्थ, पहले सी लेवल पे यहाँ पे था, अब पेंडुलम को यहाँ लेके आ गए। मतलब कि ये रेडियस था, अब इसमें समथिंग जोड़ दिया है मैंने। इसका मतलब जो इफ़ेक्टिव रेडियस है ये बढ़ा दिया है मैंने। ये अगर मैं बढ़ा दूंगा तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी, G की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। समझ गए यहाँ से। ये दोनों रिलेशनशिप आपको पता होंगे तभी आप इसको आंसर कर पाओगे सही से। रेडियस ऑफ अर्थ आपका इफेक्टिवली हाइट पे जाने की वजह से बढ़ा है, वो अगर बढ़ेगा तो G की वैल्यू घटेगी। G की वैल्यू घटने पे टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज़ कर जाता है। क्या इतना ही बताना था कि टाइम पीरियड के साथ क्या होगा, नहीं, ये नहीं बताना था। बस आपको ये बताना था कि जो क्लॉक है वो स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। अब टाइम पीरियड बढ़ने से क्या होगा, इसको जो एक स्विंग कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब जो क्लॉक है वो स्लो हो जाएगी। तो आप देख रहे हो इस एक क्वेश्चन से आपके एटलीस्ट 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। पहला कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है, इसका डिपेंडेंस कैसे है हाइट पे जाने से। उसके बाद यहाँ से आपको ये भी समझ आया कि टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या रिलेशनशिप है। और लास्ट चीज़ जो आपको समझ आई वो ये समझ आई कि अगर टाइम पीरियड बढ़ जाता है तो क्लॉक एक्चुअली में स्लो होगी या फास्ट होगी। ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न कि क्यों आपका आंसर बी होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आई गेस आपको सारी चीज़ें एक बार रिकॉल हो गई और अच्छे से आपको समझ भी आ गई। अगला क्वेश्चन है, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब्स ए पेशेंट ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -5 मीटर विच आई डिफेक्ट इज बीइंग करेक्टेड बाय दिस लेंस। अब अगेन ये कनकेव लेंस बता देने से ना ये क्वेश्चन ईजी हो गया। अगर मैं सिर्फ इतना बोलता कि एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब हुआ है फोकल लेंथ इतने का लेंस और कौन सी आई डिफेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो भी ये क्वेश्चन इक्वली सही होता और ज़्यादा चैलेंजिंग होता। लेकिन है क्या, ये CBS है, तो आई वांट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल मैं ट्राई करता हूँ कि लोअर लेवल पे रखा जाए। लोअर मतलब कि इजी टू मीडियम पे रखा जाए, जो क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करने हैं। ठीक है, अब बिफोर गोइंग इनटू द एक्सप्लेनेशन पहले इसका हम लोग करेक्ट आंसर देखेंगे। करेक्ट आंसर इसका है मायोपिया। ठीक है, अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। देखो ये आपका स्प्रिंट से लिया हुआ वीडियो है। इस क्वेश्चन में पहले एक्सप्लेनेशन के पहले एक चीज़ देख लो। प्रेस बायोपिया आपको पता है कि कैसे सही होती है। प्रेस बायोपिया सही होती है बाईफोकल लेंस से, और एस्टिग्मेटिज्म किससे सही होती है, ये सही होती है सिलेंड्रिकल लेंस से। ये आपको पता होगा। आपको ये भी आइडिया होगा कि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में ही या तो कनकेव लेंस यूज़ होता है या तो कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। तो इससे ये दोनों ऑप्शन आपके हट जाते हैं। अब रह जाता है A और D में।
तो जब भी आप 50-50% पे रहोगे, इन केस अगर आपको ये आंसर नहीं पता था तो भी आप इसमें अटेम्प्ट ज़रूर करोगे। ठीक है, चलो अब आते हैं इस पे कि इसको करना कैसे था। सबसे पहली बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कब फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। जिसने भी क्लास की है मेरे साथ, दे नो द साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब कब तक याद करते रहोगे कि ये कनकेव लेंस में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, कन्वेक्स में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। एक बार बस समझ लोगे ना कि साइन कन्वेंशन इसमें होता कैसे है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखो, सबसे पहले कि जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन में जो भी चीज़ हम मेज़र करेंगे ना, उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। और कोई भी डायरेक्शन मेज़र कहाँ से की जाती है, मतलब कोई भी डिस्टेंस मेज़र कहाँ से किया जाता है, लेंस के केस में आपका ऑप्टिक सेंटर से, और मिरर के केस में पोल से। मतलब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। अब जैसे मान लो लेंस के केस में हम मेज़र कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ यहाँ रखी हुई है तो दिस मीन्स कि ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर कोई चीज़ यहाँ रखी हुई है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अगर कोई चीज़ यहाँ रखी हुई है तो अब कौन सा डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। इसका मतलब इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, अब चलो देखते हैं फोकल लेंथ किसको कहते हैं। फोकल लेंथ ऐसी लेंथ होती है जहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आने के बाद मीट करती हैं। मतलब कि अगर ये वाला लेंस है हमारा कन्वेक्स लेंस, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर कन्वर्जिंग कहाँ पे आ रही हैं, यहाँ आ रही हैं। इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ इस केस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हम यहाँ से मेज़र कर रहे हैं और ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब सपोज करो कि ये है लेंस, ये है लेंस, तो इधर ये किधर अपीयर कर रही हैं, मूव करती हुई, डाइवर्ज कहाँ से कर रही हैं, यहाँ से कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ किस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया, यहाँ से आपको समझ आया कि कन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ और कनकेव लेंस के केस में नेगेटिव होता है फोकल लेंथ। अब ये याद करने की तो कभी ज़रूरत नहीं होगी, एक बार फट से रे डायग्राम बनाओगे और आपका बन जाएगा। और इसके बाद तो बहुत ईजी है ना क्वेश्चन। इसके बाद तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मायोपिया को सही कैसे करते हैं। मायोपिया को सही करते हैं कनकेव लेंस से। कनकेव लेंस ये वाला लेंस है, इसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, नेगेटिव फोकल लेंथ थी। नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब कि कनकेव लेंस होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर ये नहीं भी दिया होता ना तो भी एक अच्छा क्वेश्चन होता और ज़्यादा चैलेंजिंग और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता। ये आपको दिया हुआ तब तो बहुत सिंपल है कि मायोपिया की बात हो रही है। ठीक है, अब आप मुझे इसमें एक चीज़ बताओगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आप ये बताओगे कि इस लेंस का पावर कितना होगा। फोकल लेंथ आपको दी हुई है, पावर इसका कितना होगा। दूसरा, आपको एक और आंसर मुझे ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के आप ये बताओगे कि अगर पेंडुलम को मैं पेंडुलम को मैं डेप्थ में रख देता तो फोकल लेंथ तो उसकी क्लॉक की स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता, मतलब वो कम होती, ज़्यादा होती, क्या होता। ठीक है, पेंडुलम को डेप्थ में रखने पे क्या होता। अभी तो हम हाइट पे लेके गए थे, डेप्थ पे लेके जाएंगे तो क्या होगा। और दूसरा आपको आंसर बताना है कि पावर के साथ इस लेंस का पावर क्या होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या, इनकरेक्ट को मार्क करना कि इनकरेक्ट की बात पूछी जा रही है। दूसरा, बिफोर गोइंग इनटू द एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है डी, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अब चलो आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ बिलो द सर्फेस, अर्थ सर्फेस। द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विथ हाइट अबव द सर्फेस।
वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट पोल्स एंड दैन एट इक्वेटर। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये वेरिएशन पूछ रहा है। कैसे कैसे वेरिएशन पूछ रहा है कि अगर हम हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है, अगर हम डेप्थ पे जाते हैं तो क्या होता है, अगर हम पोल्स पे हैं और हम इक्वेटर पे हैं तो क्या फ़र्क है। इन तीनों केस में अगर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन पता है तो आई विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब पीछे वाले उससे हमको ये पता है जी इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। दिस मीन्स कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। इसके अलावा किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। तो पहला कंडीशन क्या था, सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के साथ इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। मतलब स्टेटमेंट में लिखा है कि डिक्रीज़ करेगी, तो हमको ये पता लगाना है। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो हाइट के साथ है, तो पहले हम लोग हाइट वाला करते हैं। ये है अर्थ, ये था रेडियस ऑफ अर्थ, और ये हम h हाइट पे चले गए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि g जो है रेडियस ऑफ अर्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे r जो इफेक्टिव है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये r यहाँ तक था, h यहाँ तक था, तो मतलब कि r में कुछ जुड़ गया है, इसीलिए r इफेक्टिव जो है इंक्रीज़ कर गया है। अगर हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। स्टेटमेंट में क्या लिखा था, द वैल्यू ऑफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विथ हाइट अबव द अर्थ सरफेस। मतलब कि सही है स्टेटमेंट, है ना, कि ये स्टेटमेंट सही हो गया। अब देखो, अगर हम सेम लॉजिक लगाते हैं डेप्थ के लिए तो क्या होता है। ये है अर्थ, ये था रेडियस, अब हम इस हाइट पे आ गए, मतलब इस डेप्थ पे आ गए हैं। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ डेप्थ पे आ गए। इसका मतलब क्या है, आर इफेक्टिव जो है, रेडियस जो इफेक्टिवली रेडियस है, ये डिक्रीज़ हुआ है। तो अगर ये डिक्रीज़ हुआ है दैट मीन्स कि जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ठीक है, हम आ गए इस डेप्थ पे। अब इस डेप्थ पे आने पे क्या होता है ना कि जो इफेक्टिव मास है, ये वाला जो मास है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए काम ही नहीं करता, ये हमको अब पुल नहीं कर रहा है, अब हमको ये वाला मास ही पुल कर रहा है। दैट मीन्स कि मास ऑफ अर्थ भी डिक्रीज़ कर जाता है और इफेक्टिवली जी अभी भी डिक्रीज़ करता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा पहले सेकंड वाला समझो, उसके बाद फर्स्ट वाला बताता हूँ। तो ऑल दो आर इफेक्टिव जो है डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जी की वैल्यू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो तब भी डिक्रीज़ करती है। ठीक है, अब लास्ट केस क्या है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। ये भी सही बात हो गई। अब देखो लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन है कि पोल्स और इक्वेटर पे क्या वेरिएशन होता है। तो आपको ये पता है कि जो अर्थ का शेप है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है, वो यहाँ पे थोड़ा सा बल्जिंग शेप का है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो रेडियस एट पोल्स है और रेडियस ऑफ इक्वेटर है, तो रेडियस एट पोल्स इज़ लेस देन रेडियस एट इक्वेटर। मतलब ये वाली जो हाइट है ये कम है और ये वाली जो लेंथ है ये कम है, ज़्यादा है। तो इसी की वजह से ये यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन की वजह से जी एट पोल्स इज़ ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। मतलब कि पोल्स पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ जी इज़ मोर एट पोल्स दैन इक्वेटर। मतलब कि ये भी सही है। तो नन ऑफ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, सारे के सारे सही हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा आपका नन ऑफ दीज। तो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉल बियरिंग्स आर कॉमनली यूज्ड इन मशीन्स लाइक बाइसिकल्स एंड कार, देयर मेन फंक्शन इज़ टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार ये PYQ में पूछा जा चुका है, बट यहाँ देने का एक रीज़न था कि आपको ये समझ आ जाए कि ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है।
ऐसा नहीं कि बस आपने रट लिया है कि रोलिंग फ्रिक्शन होता है तो हाँ भाई रोलिंग फ्रिक्शन होता है और मार्क करके आ जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी बीपीएससी ने लेवल क्वेश्चन का इंक्रीज़ किया तो अगर आप नहीं कॉन्सेप्चुअली समझे होगे तो आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सबसे पहले क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि रोलिंग फ्रिक्शन is less than kinetic friction is less than static friction। मतलब कि सबसे कम वैल्यू जो होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन की होती है, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन और उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है। अब मेरा मोटिव क्या है? अब ये देखो, ये कोई मशीन है, ठीक है, ये ऐसे घूमता था और ये ऐसे घूमता था। जब ये दोनों सरफेसेस के बीच में मूवमेंट होती थी, ऐसे क्यों हुआ? इन दोनों सरफेसेस के बीच में मूवमेंट होती थी तो ये कौन सा फ्रिक्शन लगता था यहाँ पे लगता था काइनेटिक फ्रिक्शन। अब मैं चाहता हूँ कि इस फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए। इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे मैं बॉल बियरिंग्स लगा देता हूँ। जैसे ही मैं बॉल बियरिंग्स लगाऊंगा, यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट था अब ये चेंज होके लगने लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन, और इस रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होगी, और ये कम होने की वजह से ये मूवमेंट थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। यहाँ पे हीट कम प्रोड्यूस होगा, मशीन का वियर एंड टीयर कम होगा। दिस इज़ द रीज़न क्यों बॉल बियरिंग्स को यूज़ किया जाता है। अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोगे। सपोज़ करो कि एक टेबल पे एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको हम लोग एक फोर्स से खींच रहे हैं। अभी इस बॉक्स का मूवमेंट शुरू नहीं हुआ है, तो दिस इज़ केस 1। कुछ देर के बाद हम फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं और जैसे ही इंक्रीज़ करते हैं इस बॉक्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है। दिस इज़ केस 2। आपको ये बताना है कि केस 1 में फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा था या केस 2 में फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा था। आई होप कि आपको समझ आया होगा क्वेश्चन ये है कि एक सरफेस पे एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स को मैं सर्टेन फोर्स से खींच रहा था। उस टाइम फोर्स जो था वो इतना इनफ नहीं था कि बॉक्स को मूव कर पाए। ठीक है, फिर जैसे ही मैंने फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाया वैसे ही बॉक्स की मूवमेंट शुरू हो गई। तो इन दोनों केसेस में बॉक्स पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो कौन से केस में ज़्यादा लग रहा होगा? यू हैव टू टेल मी। ठीक है, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। 2 मैं ऑलरेडी आपसे पूछ चुका हूँ। नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? अब कुछ क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसे आते हैं ना, जैसे कि इंडक्टेंस पे क्वेश्चन आ गया। इंडक्टेंस एज अ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए सिर्फ ये इस मात्र तक इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसकी एसआई यूनिट पता हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको सिर्फ इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको उसके बारे में सिर्फ एसआई यूनिट, उसके यूनिट के बारे में पता हो। दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको जो फैक्ट शीट दी गई है आपके स्प्रिंट के साथ, उसमें वो सारी फैक्चुअल नॉलेज दी हुई है जो आपको पता होनी चाहिए फिजिक्स से रिलेटेड। तो मेक श्योर कीजिएगा कि यू आर यूटिलाइजिंग दैट फैक्ट शीट टू द फुलेस्ट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए हेनरी। अब इसके साथ मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? MHO किसकी, मो किसकी यूनिट है? इट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। क्या ये कंडक्टेंस की SI यूनिट है? द आंसर इज़ नो। SI यूनिट क्या है इसकी? SI यूनिट है सीमेंस। ठीक है, मो एक्चुअली है क्या? ये रेसिप्रोकल है किसका? ओम का। इसीलिए देखो इसको लिखते भी उल्टा ही है, MHO। ठीक है, तो रेसिप्रोकल किसका है? ओम। ओम किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट इज कैंडेला। कैंडेला किसकी एसआई यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। वेबर। वेबर किसकी एसआई यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स की। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको यूनिट मात्र तक पता हो तो काम चल जाएगा आपका। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया था और आई वांटेड टू चेक कि किसको किसको मास और
वेट में डिफरेंस पता है। ठीक है, तो पहले तो इसका करेक्ट आंसर इज सी 60 kg। अब जिसने भी इसको गलत किया है प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है क्वेश्चन को। जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये लिख दिया है कि यूज़ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको यूज़ करना ही है, ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए लिखा गया था। क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी ऑफ मास 60 kg ऑन अर्थ, एक बॉडी है जिसका मास जो है अर्थ पे वो 60 kg है, तो इसका मास मून पे कितना होगा? मास पूछा जा रहा है, नॉट वेट। तो अगर आपको पता हो कि मास क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। मास वो चीज़ है जो बॉडी के अंदर कितना मैटर कंटेन्ड है इसको बताती है। तो ये जो है ये हर जगह कहीं भी जाओ आप अर्थ पे रहो, मार्स पे रहो, मून पे रहो, कहीं भी जाओ, मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। मास इज़ कांस्टेंट। चेंज क्या करता है? वेट चेंज करता है। वेट क्या होता है? ये डिपेंड करता है आपके ग्रेविटेशनल पुल पे। जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा, जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल कम होगा वहाँ पे कम होगा। जो आपने देखा है कि अर्थ पे अगर किसी चीज़ का वेट 60 न्यूटन है, उसी चीज़ का वेट मून पे जाके 10 न्यूटन हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो ये सारी वेट की चीज़ें हैं। वेट डिपेंड करता है आपके ग्रेविटेशनल पुल पे, नॉट मास। मास जो है कांस्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आपको जो आंसर बताना है, आपको इसमें क्या आंसर बताना है? आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्वेश्चन ये बताना है कि इस बॉडी का वेट कितना है। अब आपको यूज़ करना है जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास जो है बॉडी का है 60 kg, तो आपको अर्थ पे इस बॉडी का वेट बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी हो गया। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी मैपिंग से रिलेटेड है। सबसे पहले चीज़ आपको इसमें जो मार्क करनी है दैट इज़ दिस। सो क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में, नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क। इन सब में आपको सही से बताना है कि इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है। तो इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है? सी इज़ योर करेक्ट आंसर। कुद्रेमुख जो है वो कर्नाटका में है। अब हम क्या करेंगे? हम 1 2 3 4 ये 5 स्टेट्स की जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये रहा आपका मैप। अब आपको क्या मेक श्योर करना है कि आप साथ साथ रिवाइज कर लो मेरे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तेलंगाना की। ये है आपका, एक सेकेंड, तेलंगाना की बात करेंगे। सबसे पहले तेलंगाना में 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक है मुरुगवानी नेशनल पार्क और दूसरा नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। क्या क्या? मुरुगवानी नेशनल पार्क और नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, इसके बाद किसकी बात करेंगे? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जो आपको पता होना चाहिए वो एक है पापीकोंडा, एक है आपका नागार्जुना, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है दैट इज श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अब एक चीज़ जो आपने नोटिस की होगी वो ये कि नागार्जुना यहाँ भी है, नागार्जुना यहाँ भी है, तो दे आर शेयरिंग बॉर्डर और ये दोनों की कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नागार्जुना सोनली तेलंगाना में है, तो नहीं, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही था कि नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में तो प्रेजेंट ही है। आपको यहाँ से इनकरेक्टली मैच अगर ढूंढना है तो आप सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है, कुद्रेमुख आपको पता है कि कर्नाटका में है, तो ये सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमको पता होना चाहिए दैट इज़ तमिलनाडु में यस, तमिलनाडु में मुदुमलाई,
ठीक है, मुकुर्थी, अन्नामलाई और सतमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, एक आपको एक और पता होना चाहिए, गल्फ ऑफ मरान, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्या क्या कर लिया हमने? हमने कर लिया तेलंगाना, हमने कर लिया आंध्र प्रदेश, हमने कर लिया तमिलनाडु। अब इसके बाद केरला। केरला में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क, उसके बाद अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क, फिर पंपादम शोला और पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कर्नाटका। कर्नाटका में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? एक आपको पता होना चाहिए अंशी टाइगर रिजर्व, एक आपको पता होना चाहिए कुद्रेमुख, देखो ये जो हमको पता होना चाहिए था, एक है हमारा नागरहोल और एक है हमारा बांदीपुर। तो दीज आर सम ऑफ द नेम्स जो आपको स्टेट के साथ पता होने चाहिए। इसके पहले हम ऊपर के कर चुके हैं और उसके पहले हम इधर के कर चुके थे। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड साइट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि CBS आपको एक एक करके फॉलो करते रहना है, क्योंकि एक ना एक हर टीचर का कुछ ना कुछ मोटिव है कि वो आपका कुछ कंप्लीशन कराना चाहता है। तो सबसे पहले हमने आपका रिवर सिस्टम किया, उसके बाद माउंटेन रेंजेस किए, फिर प्रोटेक्टेड साइट्स किए। तो ये आप तभी कंप्लीट कर पाओगे जब आपका CBS में बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, मतलब आपका अटेंडेंस जो है उसमें रोज़ का है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कौन कौन से इसमें से करेक्टली मैच्ड हैं? एक सेकेंड, करेक्टली मैच्ड। ठीक है, सो इसमें आपको सही बताना है कौन सा मैच्ड है। तो एक तो ये पहले देखो यार, ये लोनार लेक है ठीक है, नॉट लोहार लेक। ठीक है, तो पहला ये कि केवलादेव कहाँ है? दिस इज़ रॉन्ग। किधर है केवलादेव? राजस्थान में है। लोनार लेक कहाँ है? मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में है। लोकटक कहाँ है? नॉट मिजोरम, इट इज़ इन, बताइए, मणिपुर। ठीक, और कोल्लेरू कहाँ है? इट इज़ करेक्ट, आंध्र प्रदेश में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? कोल्लेरू इज़ इन आंध्र प्रदेश, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम क्या करेंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट हमारे वेटलैंड्स हैं उनको एक बार मैप पे देख लेंगे। सबसे पहला यहाँ पे वुलर, ठीक, उसके बाद यहाँ पे असन बराज, हमारा प्यारा कांवर, यहाँ पे लोकटक, फिर मैं स्टेट का नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आई एम एज्यूमिंग कि आपको देखते ही समझ आ जा रहा है कौन सा स्टेट है। रुद्र सागर, अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर भाई बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के तो एटलीस्ट आपको मैप देख के स्टेट्स का नाम समझ आना चाहिए। रुद्र सागर, ठीक है, उसके बाद ये क्या है? सुंदरबन। नेक्स्ट यहाँ पे भीतरकनिका, यहीं पे चिल्का भी है। फिर कोल्लेरू जो क्वेश्चन में आया, पॉइंट कैलिमर, ठीक है, यहाँ पे वेम्बनाद, फिर सष्टम कोट्टा और अष्टमुडी। ठीक है, यहाँ पे आपका लोनार लेक, जिसको लोहार लिख दिया था मैंने, महाराष्ट्र में। आपको इससे याद भी अब रहेगा कि बताओ
लोहार लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर नल सरोवर, और राजस्थान में केवलादेव जो आपके क्वेश्चन में था, और एक सांबर लेक। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे मैंने मेंशन कर दी, एटलीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। अब आपको कमेंट में एक चीज़ बतानी है कि डू यू वांट कि वर्ल्ड के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट और क्या होते हैं, माउंटेन्स हैं और सीज़ हैं, इसको एक वीडियो में आपको दिया जाए कि नहीं दिया जाए। इफ़ यू वांट तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के या तो इसको किसी CBS में इंक्लूड कर दूंगा, या तो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट मैपिंग वाले वीडियोस एक ही साथ आपको एक वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको इसकी रिवीजन की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स, मैं इसको कर दूंगा। चलो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं BPSC में, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको जो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि आप भूल जाते हो, मैंने ऐसे ही रखे हैं आर्टिकल्स को, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं, ट्रिकी कह लो, या वो ऐसे घुले मिले से हैं ना, जैसे कि आर्टिकल 23, जैसे कि आर्टिकल 28। अब इससे रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड 4 आर्टिकल्स हैं, तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, याद ही नहीं रहता किस में कौन सा था। आर्टिकल 23, 22 ऐसे मिल जाता है कि समझ ही नहीं आता किस में कौन सा था, इसीलिए मैंने इन आर्टिकल्स को रखा है। फिर DPSP वाले आर्टिकल्स, ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, प्लीज़ मेक श्योर कि आप नॉट और इनकरेक्ट ये सब को नहीं भूल रहे हो। तो सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, सही है। आर्टिकल 28, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, करेक्ट। 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड OBC, ये भी सही है। आर्टिकल 232 नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को रिट्स को इशू करना, दिस इज़ 226। सो दिस सीम्स वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन मोटिव इस क्वेश्चन का ये था बेसिकली कि ये जो ऐसे वाले आर्टिकल्स हैं ना, जो कि आप कंफ्यूज होते हो, जो हर बार बोलते हो, प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर रिवाइजिंग दैट आर्टिकल। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि आपको बताना है आर्टिकल 299 किस चीज़ से डील करता है और आर्टिकल 67A किस चीज़ से डील करता है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगर आपसे ये क्वेश्चन यही डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो आई विल नॉट बी शॉक्ड। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको मुझे कमेंट में बताना होगा, ठीक है। तो 2 चीज़ आपको बतानी है, आर्टिकल 299 किससे डील करता है और आर्टिकल 67A किस चीज़ से डील करता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको बस इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पंचायती राज जो है बहुत इंपॉर्टेंट थीम है BPSC का, इससे ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ये कमिटीज़ कितनी बार पूछ ली है कोई काउंट ही नहीं है। तो ये जस्ट हैव टू नो द नेम्स, और इसमें क्या एक बेसिक चीज़ बताई गई उतना आपको पता होना चाहिए, बाकी और कुछ ये डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बलवंत राय मेहता, पहले आंसर बता देता हूँ, आंसर इज C। तो बलवंत राय मेहता कब आई? 1957 में, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी कब आई? 1977 में। GVK राव कमेटी कब आई? 1985 में। गाडगिल कमेटी कब आई? 1988 में। और LM सिंघवी कमेटी कब आई? 1986 में। ये रटा हुआ होना चाहिए भाई, ठीक है। अब इसको अरेंज करोगे तो सिंपल ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस CBS, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे की चीज़ों को करेंगे। आई होप कि दिस CBS इज़ हेल्पिंग यू टू रिवाइज थिंग्स। प्लीज़ मेक श्योर कि आपने अपना स्कोर कमेंट कर दिया है, और इफ़ योर स्कोर इज़ एनीथिंग अबव 6 तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दिस। ये लास्ट के कुछ दिनों में बिल्कुल भी लेथार्जिक, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। चलो, थैंक यू वेरी मच।